नमस्कार, सभी को टी सैट चैनल पर स्वागत है। मैं बी इंदिरा देवी टीजीटी हिंदी आरकेपुरम पाठशाला से आई हूँ। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, गुरु का मतलब जानते हैं आप? गुरु एक महान व्यक्ति है। गुरु शब्द का अर्थ जानिए पहले। गु शब्द का अर्थ है, गु अक्षर का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश माने उजाला। हमें अंधकार से उजाला की ओर ले जाने वाला व्यक्ति गुरु कहा जाता है। मतलब अंधकार माने अज्ञान और प्रकाश माने ज्ञान। जब हमें अज्ञानी से ज्ञानी बनाने वाला व्यक्ति है गुरु। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब अगर मेरे सामने, कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद, गोविंद माने भगवान, ये दोनों खड़े हुए तो मैं पहले गुरु का वंदना करूँगा, क्योंकि मुझे भगवान के पास ले जाने वाला व्यक्ति गुरु ही है। इतना महान व्यक्ति है गुरु। तो बच्चे, आप बताइए, अब कितने लोगों ने अपने अपने गुरुओं को शुभकामनाएं दी हैं? हाथ उठाइए। बहुत खूब। इतना महान गुरु के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में उन्नत स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भाषा क्या है बच्चों? भाषा क्या है बच्चों? भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने वाला एक माध्यम है। भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने वाले एक माध्यम है। तो हम इस भाषा को कैसे सीखते हैं? कैसे सीखते हैं? अब बताइए, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यहाँ मैं आपको सुना रही हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं। यहाँ मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। यहाँ विषय का आदान प्रदान हो रहा है। विषय का जो आदान प्रदान हो रहा है, सुनना और बोलना, सुनना और बोलना। ये देखिए बच्चों, सुनना और बोलना, ये क्या है? भाषा के मौखिक रूप है। भाषा के मौखिक रूप है। क्या है बच्चों? भाषा के मौखिक रूप। अब देखिए, जब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं और उसको ग्रहण करके उसके मुख्य अंश आप क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, है ना बच्चों? आप उसके मुख्य अंश जो है आप लिख रहे हैं। इसने लिखने के बाद आप क्या करेंगे? आप पढ़ेंगे और लिखेंगे, हो ना बच्चों? हाँ, ये हो गई भाषा का लिखित रूप। ये हो गई भाषा का लिखित रूप। अब बताइए बच्चों, भाषा के कितने रूप हो गए? भाषा का मौखिक रूप एक हो गई और लिखित रूप एक हो गई, और एक है सांकेतिक। बच्चों, अब देखिए, जब हम लोग बड़े हैं इसलिए बोल सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, मगर छोटे बच्चे जो होते हैं वे अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? बताइए, सोचो जरा, सोच के बताइए। हाँ, जब छोटा बच्चा रोता है तो माँ क्या समझती है? उसे भूख लगती होगी, उसे भूख लगी होगी, इसलिए वो रो रहा है। इसीलिए माँ ने उसे दूध पिलाती है, तो वो बच्चा क्या करता है? दूध पीकर आराम से सो जाता है। तो यहाँ बच्चा रोने से अपने विचार, उनका जो भूख है उसे प्रकट किया। अब देखिए, जब बच्चा सो गया तो माँ घर के अंदर गई, वो अपने काम में व्यस्त है। तो जब बच्चा उठता है तब बच्चे के आसपास अजनबी मतलब क्या है? स्ट्रेंजर, जो लोग दिखता है और माँ नहीं दिखता, तो वो क्या करता है? तब भी वह रोता है। इससे उसका भय का आभास होता है। तब माँ तुरंत बाहर निकलती है और आके उसे गोद में उठाती है, तो वह
चुप हो जाता है और जब वह माँ का मुंह देखता है और उसे खुशी से हंसता है। यहाँ हंसने से उनका खुशी का भाव प्रकट होता है ना बच्चों। जब बच्चे को माँ कुछ उन्हें पसंद नहीं है, बच्चे को पसंद नहीं है, उसे खिलाना चाहती है, तो बच्चा क्या करता है मालूम है? वो सिर हिलाकर ना कहता है। जब जबरदस्ती उसे खिलाने की चेष्टा किए तो वह इनकार करता है उसे खाने के लिए, है कि नहीं? इसी तरह जब बच्चे अपने घर के सदस्य, अपने भाई हो, बहन हो या पिता, कोई भी बाहर जाते हैं तो वह क्या करता है? उन लोगों को वो जब टाटा कहेंगे और हाथ हिलाकर ऐसा टाटा कहता है ना बच्चों। ये बच्चे कुछ भी नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, लेकिन अपने विचारों को वह व्यक्त किया। कैसे? रोने से उसका भूख और भय, और हंसने से उसका खुशी, और हाथ हिलाने से विदाई, और सिर हिलाने से ना। समझ में आए बच्चों? इस तरह बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करता है। यह है भाषा का और एक रूप, सांकेतिक भाषा। समझ में आए बच्चों? यह हो गई भाषा के 3 रूप और ये हो गई भाषा के कौशल 4: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अच्छा, अब देखिए, हम लोग जो है पढ़कर, लिखकर, सुनकर ऐसा कुछ आप अपने भाषा सीख ले रहे हैं, लेकिन जब बच्चा घर परिवार के सदस्यों से जो भाषा सुनती है उसे क्या करता है? ग्रहण करता है और बोलने का प्रयास करता है। बच्चा जो अपने घर परिवार के सदस्यों से जो भाषा सुनकर ग्रहण करके बोलने का प्रयास करता है, वही उनकी मातृभाषा कहलाती है। समझ में आया बच्चों? वही उनकी मातृभाषा है। जब वह शुरू में आधे बातें करते हैं ना, जैसे कि शुरू में वह, उनका भाई का नाम राम है समझो, तो वह लाम लाम कहते हुए उनके पीछे भागते हैं, है ना। बच्चों की तोतली बातें बहुत अच्छे लगते हैं सब लोगों को। सो वह जब धीरे धीरे वह बढ़ता जाता है तो अच्छे ढंग से बात करना सीख लेता है। जब वह अच्छे ढंग से बात करना सीख कर अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपने इच्छाओं की पूर्ति की सकती है, तब जाकर माता पिता उन्हें पाठशाला भेजते हैं, है ना। पढ़ाने के लिए कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ लिख कर महान बनाना चाहते हैं। इसलिए जब बच्चे उस उम्र आ जाए तो उसे पाठशाला भेजते हैं। आजकल तो सभी बच्चे उनकी मातृभाषा जो भी हो, लेकिन अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, वहाँ जाकर वो ABCD सीखते हैं, है कि नहीं। ABCD ये जो है अंग्रेजी भाषा के मूल जो तत्व है, जो भी भाषा वो जिसके माध्यम में भी वो पढ़ रहे हो, अंग्रेजी हो, तेलुगु हो या हिंदी हो, तो वह मूल तत्व, भाषा के मूल तत्व को ग्रहण करना चाहते हैं। वहाँ से लेकर भाषा का विकास होता है। जैसे कि हिंदी में आ आ ई, तेलुगु में आ आ ई, अंग्रेजी में ABCD जो है, इन्हें ABCD को लेटर्स कहते हैं और आ आ ई को क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण। चलिए आज हम सीखेंगे वर्ण विचार। क्या सीखेंगे? वर्ण विचार। बच्चों, वर्ण को आप क्या कहेंगे? वर्ण का एक और भी कहते हैं, जो उन्हें वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, अक्षर, क्षर का अर्थ है, क्षर मूल शब्द है, इसमें आ जुड़ी हुई है। क्षर का अर्थ है विनाश, आ का अर्थ है नाश, मतलब जिनका विनाश नहीं है वह अक्षर है। बच्चों देखिए गौर से, जिसका विनाश नहीं है वह अक्षर कहलाता है। न क्षरति
इति अक्षरा। यह है अक्षर की परिभाषा। देखिए बच्चों, जिसका विनाश नहीं है वह अक्षर कहलाती है। जब देखिए हम एक शब्द, हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं उन शब्दों को, जैसे पिता, अब देखिए ये पिता को हम इस शब्द के लिए प प्लस ई प्लस त प्लस आ, इन वर्णों के सहारे से हम पिता शब्द लिखे हैं। समझ गए बच्चों? अब देखिए पुस्तक, प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ। समझ में आया बच्चों? ये हुई इन वर्णों को। अब जब ये वर्णों को मिलाकर शब्द बना सकते, इन वर्णों को हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए हम कहते हैं वर्ण जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण है। देखिए इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे देखिए अभी मैं बताया आपको अ, र, क, ल, जो भी होने दो, देखिए इन्हें और हम टुकड़े नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चों? अब देखिए वर्णों के व्यवस्थित रूप जो होती है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहा जाता है। देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। वो क्या है? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। फिर स्वर को भी हम जिन अक्षरों को, अब वर्णमाला देखिए एक बार, देखिए स्वर आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ, अम अह, क ख ग घ च छ झ झ ज्ञ, छ ट ट ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, क्ष त्र ज्ञ श। देखिए यहाँ 3 शा है, श श स ह, लेकिन इन तीनों शा को अब सब एक ही जैसा उच्चारित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 अलग अलग है। समझे बच्चे? अब देखिए हम स्वर, जिन वर्ण के 2 बताए ना, स्वर और व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता ना ली जाती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये स्वर देखिए क्या क्या है? आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। ये जो है बच्चों स्वर। इन स्वर के कुल मिलाकर कितने हैं स्वर? गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर कितने हैं बच्चों? 11। अब देखिए इस स्वर के भी 3 भेद है। स्वर के कितने भेद है? 3 भेद है। वे है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुट स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुट स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहलाता है।
समझ में आया? कम समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है तो वो ह्रस्व स्वर है, वे है आ, ई, उ और री। इन्हें ह्रस्व स्वर कहलाता है। ये कितने हैं बच्चों? 4। देखिए, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहलाता है। ह्रस्व स्वर से दुगना समय, दुगना माने डबल समय लगता है, तब उन्हें दीर्घ स्वर कहता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। समझ में आया बच्चों? अब देखिए प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगने वाला दीर्घ स्वर है, और तिगुना माने ट्रिपल, जहाँ तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर किसी मंत्रों के उच्चारण में और किसी को पुकारने के लिए की जाती है। जैसे कि ओम, देखिए सुनिए, ओम, हे राम, भैया, इनके उच्चारण में आपको प्लुत स्वर दिखाई देता है। अब आ गए व्यंजन की बारी। अब व्यंजनों के भी 3 भाग है। क्या क्या है? स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखिए बच्चों, हर व्यंजन में जो ध्वनियाँ हर व्यंजन ध्वनियों में आ मिली होती है, स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण की जाती है। यह ध्यान में रखिएगा। हर व्यंजन में का से लेकर ज्ञा तक जो व्यंजन है उनमें आ मिली रहते हैं। अब देखिए, ये व्यंजन 3 प्रकार के हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि देख लीजिएगा, यहाँ क, ख, ग, घ, ग का वर्ग, ये 5 अक्षर को कवर्ग कहते हैं। इसी के साथ कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। देखिए, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, लेकिन उनका स्पर्श कहाँ होता है ये जानेंगे अब। क, ख, घ, घ, ग कवर्ग जो है यहाँ कंठ से निकलती है, उसके उच्चारण करते समय स्पर्श कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं, इसको कंठ कहते हैं। और इसके बाद च, छ, ज, ज, ञ, ये जो है कंठ के थोड़ा ऊपर तालु से इसको स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। ट, ट, ड, ढ, न, तालु के ऊपर मुर्दा को उच्चारित स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण होता है, इसीलिए उसे मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। एक बार स्पर्श कीजिए, एक बार उच्चारित कीजिए और इसका अनुभव कीजिए बच्चों। ट, ट, ड, ढ, न, मूर्धन्य व्यंजन। और देखिए त, त, द, द, न, इनके उच्चारित करते समय आपको देखिए दंत के ऊपरी हिस्सा को स्पर्श करते हुए उनको हम उच्चारित करते हैं। जैसे त, त, द, द, न, तवर्ग के जो अक्षर है दंत के ऊपरी हिस्से से स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इसलिए इन्हें दंत कहा जाता है। और देखिए प, प, ब, भ, म, पवर्ग का जो व्यंजन है ये ओष्ठ, आप भी उच्चारित कीजिए और इसका अनुभव कीजिए बच्चों। देखिए प, फ, ब, भ, म, ओष्ठों स्पर्श करते हुए ध्वनि बाहर निकली है ना, हाँ, इसीलिए इन्हें ओष्ठ कहा जाता है। ये हो गए स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के 3 प्रकारों का एक हो गया स्पर्श व्यंजन। अब आएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन है जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों का बीच का होता है, स्वर और व्यंजनों का बीच का होता है। ये है य, र, ल, व। इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है,
अब देखिए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि इनके उच्चारण करते समय हवा के रगड़ आने से मुख से गर्मी माने ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए बच्चों, जब इन्हें उच्चारण कीजिए और इसका अनुभव कीजिए तो आपको याद रहेगा। देखिए आप उच्चारण कीजिए श, श, स, ह। गर्मी हवा आपके लगे ना आपको? देखिए फिर से बोलिए श, श, स, ह। इसमें से गर्मी मुख के बाहर गर्मी हवा निकलती है इनके उच्चारण में। समझ में आया बच्चों? हाँ, अब देखिए संयुक्त व्यंजन। अब आ गए हम संयुक्त व्यंजन के पास। ये है श, त्र, ज्ञ और श। देखिए बच्चों, हर व्यंजन में यहाँ पर दो व्यंजनों का अलग अलग व्यंजनों का मिलने से जो नया व्यंजन बनता है वह है संयुक्त व्यंजन। यहाँ देखिए इस क्ष में जो है आधा क प्लस श, ये हो गए क्ष, क्षेत्रीय वाले क्ष, क्षेत्रीय। और ये हो गई त्र, आधा त प्लस र, पूरा र, यहाँ भी पूरा श, यहाँ भी पूरा र, ये हो गए त्र। और यहाँ ज आधा प्लस ज्ञ हो गए ज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, यह हो गए श्र, श्र में श प्लस र, आधा श प्लस र, ये हो गए श्र, श्रम। समझ में आया बच्चों? देखिए अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन करते हैं। जैसे क आधा क प्लस श, क्ष, क्षेत्रीय, ता प्लस र, त्र, त्रिशूल, यंत्र, ज आधा ज प्लस ज्ञ, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, आधा श प्लस र, श्र, श्रम। समझ में आया बच्चों? ये है संयुक्त व्यंजन। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनकी गणना ना तो स्वरों में की जाती है और ना ही व्यंजनों में। उसे कहते हैं आयोगवाह। उसे क्या कहते हैं बच्चों? आयोगवाह। अयोगवाह इसे कहते हैं अयोगवाह। ये है अम और आहा, ये है अनुस्वार और ये है विसर्ग। अब देखिए बच्चों, इसका सिंबल है ये और इसका सिंबल है ये। अनुस्वार जब हम उच्चारित करते हैं तो अनुस्वार के उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर आती है, केवल नाक से ही बाहर आती है। जैसे गंगा, हंस, डंडा। विसर्ग जिसका उच्चारण करते समय हा, जैसे हा इसका उच्चारण हा के समान किया जाता है, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, अतः, फलतः। अब देखिए अनुनासिक चंद्र बिंदु, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, इसीलिए उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु। यह देखिए चांद, गांव, मुंह, दांत, ये है इनके एग्जाम्पल। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। ये उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे हर 5 वर्ग है ना, इसमें से क, ग, ङ, च, झ, ञ, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, य,
र, ल, व, यह है अल्प प्राण। अब महाप्राण जो है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलते हैं उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ढ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, स, ह। देखिए बच्चों, हर वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्पप्राण है और दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण है। और अंतस्थ व्यंजन जो है अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं और महाप्राण जो है वह शा, शा, सा, हा ऊष्म व्यंजन जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया बच्चों? अब देखिए स्वरों की मात्राएं। स्वर, जिन मात्राओं स्वरों के निर्धारित चिन्ह जो होते हैं वे व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप को बदल देते हैं। ये चिन्ह मात्राएं कहा जाता है। हर स्वर के लिए एक मात्रा होती है, सिर्फ आ के लिए नहीं, क्योंकि आ हर बार उसमें मिला रहता है। बच्चों, ये ध्यान देने की बात है कि हर व्यंजन में हा मिली हुई रहती है। यह देखिए स्वर और मात्रा। यहाँ देखिए आ के लिए मात्रा नहीं होती, आ के लिए होती है ये मात्रा। ऐसे ई के लिए ई की मात्रा, ई के लिए ई की मात्रा। इस तरह हर आ के बिना मात्रा, आ की कोई मात्रा नहीं है, आ की कोई मात्रा नहीं है। यह ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये स्वर हर व्यंजनों में मिली रहती है। अब देखिए मात्राओं को, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऋ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। यह जिन व्यंजन के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो उन्हीं व्यंजन का 12 कड़ी होती है। देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई मात्रा नहीं, इसलिए एक का 12 कड़ी लिखने से का ही होगा। और यहाँ का, यहाँ की और की, कू और कू, ऐसा आ जाते हैं बच्चों। अब जिन व्यंजनों के साथ ये मात्राएं लगाई जाती है उन व्यंजनों की 12 कड़ी बनती है। अब देखिए इन व्यंजनों के बाद स्वर कितने हैं बच्चों? अब बताइए स्वर कितने हैं? 11 है ना। स्वर 11 है, तो इसमें आ की मात्रा नहीं है। और कितनी मात्राएं हैं यहाँ पर? देखिए उ के बाद री, अब देखिए इन 10 मात्राएं हैं, 11 है फिर 10 मात्राएं हैं। लेकिन यहाँ आकर हम जैसे कि ए का औ तक जो मात्राएं हैं, इसके बाद आयोग के जो है अनुस्वार और विसर्ग रखकर हम इन्हें 12 कड़ी कर सकते हैं। देखिए यहाँ 10 और ये अम और अहा की मात्राएं मिलकर 12 कड़ी। यहाँ मैंने कवर की 12 कड़ी दी हैं, इसे एक बार देख लीजिएगा। और एक बात है, रा के विभिन्न रूप। रा में 2 रूप होते हैं, एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। स्वर रहित का चिन्ह होता है ये, इसे रेफ कहा जाता है, इसे रेफ कहा जाता है बच्चों। तो इसे अगले अक्षर के साथ जुड़कर बोलते हैं। जैसे धर्म, कर्म, हम लिखेंगे धर्म तो ये आ गया ऊपर, इसे रेफ कहते हैं। और जब इसका स्वर सहित उसमें देखिए उसे पदेन कहते हैं, इसे पदेन कहा जाता है। इसका 2 चिन्ह है बच्चों, एक है तिरछी रेखा और एक है उल्टी वी की, इसे पदेन कहे जाते हैं। इस प्रकार हम देखिए पाई वाले व्यंजनों के साथ ये इसका उपयोग होता है और गोलाक्षर के साथ ये उपयोग होता है। देखिए जैसे क्रम, प्रयोग, ब्रज वहाँ लिखा हुआ है, देखिए एक बार एग्जाम्पल। और राष्ट्र ड्रामा, देखिए
गोलाक्षर के साथ ये दिखा हुआ है। और इसके साथ जो है बच्चों आगत व्यंजन जो है, आगत व्यंजन हिंदी में और आगत व्यंजन है, और ढ जो है उक्षिप्त व्यंजन, ये ड और डा ये जो है उक्षिप्त व्यंजन है। लड़का पढ़ना, लड़का और पढ़ना, देखिए इसे उक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, गौण व्यंजन भी कहते हैं। और आगत व्यंजन जो है बाहर से आया हुआ, आगत व्यंजन का मतलब है अगर बाहर से आया हुआ, दूसरे भाषण से आए हुए व्यंजनों को आगत व्यंजन कहते हैं। यह आगत का स्वर है अ और जा और फा। देखिए बच्चों यहाँ देखिए बाल, बाल, देखिए यहाँ ये बाल का मतलब होता है गेंद, गेंद माने बाल, अंग्रेजी से आया हुआ है। ये बाल का मतलब होता है सिर का बाल। और ज देखिए सजा, और देखिए सजा, देखिए यहाँ पर अंतर, सजा का मतलब होता है दंड और सजा का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजावट। समझ में आया बच्चों? इस पर यहाँ नुक्ता और यहाँ अर्धचंद्राकार, ये लगाने से और ये ना लगाने से ये फर्क पड़ता है, इसलिए आप ध्यान देकर इन पर ध्यान दीजिए। समझ में आया बच्चों? मैं चाहता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छा बच्चों, अब आप आजकल जो कोरोना है, इसीलिए आप घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।